शनिवार का दिन बजट सेशन का आखिरी दिन रहा। आप इसे ऐसे भी देखें कि ये मोदी 2.0 का आखिरी सत्र था। दावा मोदी 3.0 का किया गया, जिसे विपक्ष पूरी तरह नकार रहा है। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कोविड काल, सांसदों की सैलरी कटौती, नई संसद के निर्माण समेत कई विषयों पर चर्चा की। सरकार की उपलब्धियों को तो गिनाया ही, साथ ही अपने 5 सालों के राज को रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के 5 साल बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर नहीं लिया, जैसा हाल ही में लिया था। कुल मिलाकर सत्र का बाय बाय स्पीच तो था, लेकिन उसमें आगे का कॉन्फिडेंस भी दिखाया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी कुछ ऐसा ही रहा, जिन्होंने कहा भारत के प्राण हैं श्री राम। प्रश्न यह है कि क्या मोदी 2.0 ने 24 का यानी 2024 के लोकसभा चुनावों का एजेंडा क्लियर कर दिया है, विकास और श्री राम। प्रश्न यह भी कि क्या ये मुद्दे विपक्ष पर भारी पड़ेंगे या विपक्ष अपसेट को तैयार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। चेतन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इसमें कोई दौराय नहीं है कि बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में हमारे नाम का लोहा माना गया, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लगता है कि शुमार होनी चाहिए, उनमें ये भी है कि लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन क्या वो सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या उन्हें अपने बजट में भारी कटौती नहीं करनी पड़ रही घर का बजट चलाने के लिए, क्या उन्हें चीज़ें महंगी नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मुद्दे, जब आप विपक्ष में रहते हैं आप इन मुद्दों को प्राइम पर रखते हैं, लेकिन फिलहाल आपके विकास के स्पीचेस में ये मुद्दा प्राइम में नहीं है। क्यों? अनूप ठाकुर जी वैसे मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। अनूप जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। चेतन जी, नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में विदाई के अवसर पर जो जो बातें रखी देश के सामने, उनमें प्रमुख बातें क्या थी? जैसा कि आपने बताया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी 2.2 5 साल में जो काम किए और लोकसभा के पहले सत्र में जिस प्रकार से 30 विधेयक पास किए, जिस प्रकार से पुराने कानूनों को खत्म करके और दंड कानून के स्थान पर न्याय कानून का नाम देकर के जो काम किया, नई लोकसभा का निर्माण किया, जो जो विधायी काम इस लोकसभा में संपन्न हुए 5 साल के अंदर, उनके बारे में मोदी जी ने पूरे देश को बताया। अब आता हूँ महंगाई की बात पे। जिस प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं और लाभार्थी, जिनकी संख्या करीब 6-7 करोड़ से ज्यादा की संख्या आज की डेट में है, चाहे उज्ज्वला योजना के हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हो, चाहे प्रधानमंत्री हर घर नल योजना से हो, और जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति तक, समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक ये सरकार जो पहुंची है। लेकिन बीच के लोग कहाँ जाएं? मतलब एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास भी तो होता है। मैं आ रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास के अंदर ज्यादातर कर्मचारी वर्ग आता है, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारी आते हैं। जिस प्रकार से इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट देने का काम किया, और ये जो भी लेखानुदान जो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया था, कोई नया कर नहीं लगाया गया, इनकम टैक्स स्लैब में कोई अतिरिक्त कोई बोझ नहीं डाला गया। ये राज्य कर्मचारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए राहत की बात। सवाल को रिफ्रेम करता हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए एक वक्त था जब 50 रुपए किलो की दाल बहुत अच्छी मानी जाती थी। आज वो 50 रुपए किलो की दाल अगर 90 रुपए, 100 रुपए में मिल रही है, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर उससे नीचे की दाल खरीद कर वापस 50 पे रुकने की कोशिश करूंगा, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि सम्मान के साथ जीने के साथ सम्मान के साथ खाना भी तो एक चीज है ना। बिल्कुल। आप अगर मेरी बात समझ रहे हो तो ऐसे इश्यूज, जब आपको 50 रुपए या 100 रुपए का प्याज महंगा लग सकता है और आप सड़कों पर उतर सकते हैं, तो दाल महंगी क्यों नहीं दिख रही, चावल महंगे क्यों नहीं दिख रहे, आटा महंगा क्यों नहीं लग रहा, तेल महंगा क्यों नहीं दिख रहा। मैं आपको इसी बात पे आ रहा था, महंगाई पे ही आ रहा था। मोदी 2.0 में जिस प्रकार से महंगाई पे कंट्रोल किया, कोरोना के 2 साल भी बीते, आप भूले नहीं इसको, जिस प्रकार से महंगाई पे कंट्रोल किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, महंगाई सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का खेल है ये, जिसमें जिस प्रकार से इनकम भी बढ़ी है, ये सही है बिल्कुल। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे तो इनकम के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है ये, डिमांड और सप्लाई के अंदर ये रेशियो बराबर होना चाहिए। आप महंगाई की बात कर रहे थे, 2014 से पहले गैस सिलेंडर की हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत चर्चा करते हैं। आपको पता होगा 1200 रुपये रेट था। उसके बाद में
प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी का एक आह्वान किया कोरोना के काल में पूरे देश को, क्या सब्सिडी छोड़े, और प्रधानमंत्री का आह्वान सब्सिडी तो 2014 में ही आप लोगों ने आह्वान कर लिया था, उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री ने नहीं, मेरे कहने का मतलब है प्रधानमंत्री पे लोग इतना विश्वास करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक सवाल और है मेरा। मैं जैसे ये बोल रहा हूं कि 2008 में रिसेशन आया था, आपको याद होगा उस वक्त मार्केट पे किस तरह का असर पड़ा था, ये आप भी जानते हैं। जब 100 से ज़्यादा पर पेट्रोल खरीदा जा रहा था प्रति बैरल, वो पीरियड भी आपको याद होगा, लेकिन तब आप सरकार को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखते थे। लेकिन आज उन्हीं इश्यूज पर आप नेग्लेक्ट करने के मूड में क्यों दिखते हैं? नहीं, नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जो जनता है भारत की, जनता 3 चीज़ों पर विश्वास करती है। महंगाई, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करने में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने काम किया था, लेकिन सर देखिए, जब आपने ये कहा, अब मैं अनूप जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बोलते हुए जा रहा हूं कि जब आपने कहा महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये आपने 2013 में कहा था, ठीक है। 10 साल के बाद अब आप जवाबदेह हो जाते हैं बताने के लिए कि वो महंगाई की मार कहां गई। कहीं नहीं गई, यहीं रुकी हुई है ना। लेकिन ठीक है अनूप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनूप जी, मैं देखिए, एक बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने 200 बार साबित की है वो ये कि वो जिस नैरेटिव पर चाहते हैं विपक्ष को उस नैरेटिव पर आना पड़ता है। अब नैरेटिव है विकास और श्री राम, इसमें से एक नैरेटिव में तो आप मोरली हार चुके हैं, अब आप माने या ना माने। दूसरे नैरेटिव पर आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास काउंटर्स क्या होंगे? स्वप्निल जी, जिस तरह की चर्चा अभी चल रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे प्रमुख बात जो है महंगाई की है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, गरीब की है, किसान की है, मजदूर की है, रोजगार की है। और मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ये बड़े हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं महंगाई कम हुई है, महंगाई कम करने पे काम हुआ है, तो मेरे को इतना सा समझने की आवश्यकता है, मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूं। ये समझा दें कि महंगाई कैसे कम हुई है। मतलब दाल के भाव का आकलन कर लें, खाद्य पदार्थ में जो तेल रोजमर्रा में काम आता है उसका आकलन कर लें। महंगाई कम हुई है, उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अनूप जी, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये कि श्री राम के मुद्दे पर तो अब आप काउंटर करने की स्थिति में नहीं है, मोरली उस नैरेटिव पे आप हार चुके हैं, लेकिन विकास मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम हमारे लिए, स्वप्निल जी, भगवान श्री राम को हम राजनीतिक पिच पे लाना भी नहीं चाहते। वो हमारे आदर्श पुरुषोत्तम हैं, हमारे आदर्श पुरुषोत्तम हैं, वो हमारे परम पूज्य हैं, हमारे भगवान हैं। हम उन पे राजनीति करने का स्वप्न भी देख नहीं सकते। उस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को क्यों आना पड़ता है? और अभी चेतन राजपुरोहित जी कह रहे थे कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं लाए, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाए। जब आपने महंगाई कम कर दी थी तो आपको गरीबों को अनाज बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? गरीबों को आप ये योजनाएं जो बता रहे हो, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो हम महंगाई कम कर चुके हैं, और एक तरफ आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से गरीब को फायदा हुआ है। 2014 का समय आपको याद होगा, अच्छे से भ्रष्टाचार का आरोप यूपीए गवर्नमेंट पर लगा और जमकर लगा। क्या अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं है कि इन 10 सालों में केंद्र सरकार पर हम किसी तरह के बड़े भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए? भारतीय जनता पार्टी के येदुजुरुप्पा और बंगारू लक्ष्मण जी को आज तक देश नहीं भूला है। नहीं, वो इन 10 सालों का ऐसे, मैं इन 10 सालों पर हूं। इन 10 सालों में काम हुए नहीं है। नहीं, मैं भ्रष्टाचार पर पूछ रहा हूं कि क्या भ्रष्टाचार का कोई भी बड़ा आरोप या नैरेटिव तैयार करने के लिए विपक्ष कुछ कर पाया या मीडिया कुछ ढूंढ पाया? भ्रष्टाचार में इतनी सारी बातें हम बता रहे हैं कि पूरे देश के गिने चुने उद्योगपतियों को काम दिया जा रहा है। मैंने तो कई बार बोला, जब एक तरफ हम बात कर रहे हैं बिजली की, तो बिजली की कीमतों में वृद्धि, बिजली के तार में करंट कम और बिजली के बिल में करंट ज्यादा आता है। अब बिजली के लिए जो कोयला इस्तेमाल होता है, वो कोयला इस्तेमाल होने में किसका मुंह काला हुआ, किसके हाथ काले हुए, मीडिया ने दिखाया था। कहां से कोयला आया था, कौन से अडानी अंबानी के
बीच में उसमें रसूखात थे, ठीक है। किसको कमीशन मिला, हिंदुस्तान में आते आते कोयले की दर डबल हो गई, तो उसका जवाब कौन देगा? वो क्या ये 10 सालों की उपलब्धि है, उसको उपलब्धि में गिना जाएगा? जब हाँ, तो कोयले इससे की जुड़ा खरीद सवाल है, फरोख्त इससे हुई। जुड़ा सवाल है चेतन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जैसे क्या होता है ना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के पास तरह तरह के कपड़े होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो किसी अच्छे ओकेशन पर पहनने के लिए निकाले जाते हैं और उसके बाद धोकर और उनको आप समझ रहे हैं कि वापस रख दिया जाता है एक और किसी खास मौके के लिए। वैसे स्पेशल कपड़े आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे 370 या ट्रिपल तलाक या G20 समिट, ये सारे स्पेशल कपड़े। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप इन्हीं कपड़ों को बार बार दिखा रहे हैं। मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं कि जो बेसिक जरूरतें हैं उनसे जुड़ी चीजों पर खुलकर फ्रंट पर आकर क्यों नहीं खेलने की कोशिश हुई? मैं सबसे पहले तो आपने भी हमारे कांग्रेस के मित्र से प्रश्न किया था भ्रष्टाचार का, वर्तमान सरकार का। आपको शायद याद नहीं है, इन्होंने कोशिश की थी, राफेल के मुद्दे पर इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सब जगह इनको कोर्ट के अंदर मात खानी पड़ी और माफी मांग करके निकलना पड़ा, क्योंकि झूठे आरोप जब लगाते हैं तो यही हासिल होता है, माफी मांग के निकलना पड़ता है। दूसरी बात आता हूँ, अभी हमारे मित्र ने बिजली की बात की। नहीं, पर इस भ्रष्टाचार वाली बात को याद रखिएगा, मैं आपसे काउंटर करूंगा। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। दूसरी बात, इन्होंने बिजली की बात की, कोयले की बात की। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार 2 घंटे भी नहीं लगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार में यही तो होता है, तुरंत काम हुआ। अब इन्होंने बात की गरीब कल्याण की मोदी जी ने लोकसभा के अंदर, अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने एक प्रश्न उठाया था कि जब आप कह रहे हो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए तो आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? तब मोदी जी ने कहा था, कोई भी आदमी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर भी उनको कहता है कि कुछ सावधानी रखनी है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक झटके में 5 साल के लिए बढ़ाया, आपने ये नहीं किया कि हम 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम इनमें से 75 करोड़ बचेंगे उनको देंगे, इनमें से 60 करोड़ बचेंगे उनको देंगे, ऐसा नहीं किया आपने। मैं आ रहा हूँ, हाँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मोदी जी ने ये कहा था कि जिन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आए उनको भी हम मदद जारी रखेंगे, उनको स्टेबल रखने के लिए, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो वापस वो नीचे आ जाए। उनको स्टेबल रखने के लिए हमने इस डाटा को शामिल किया, उनको शामिल रखेंगे 6-7 महीने तो तक। क्या ऐसे व्यक्तियों को 5-5 साल तक स्टेबल होने की जरूरत है? नहीं, 5 साल का बात नहीं, 5 साल की बात नहीं की। नहीं, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम पहले 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, फिर हम दोबारा देखेंगे इनमें से कितने लोग अब स्टेबल हो चुके हैं और हमें लगता है कि हम 5 करोड़ को स्टेबल कर लेंगे और फिर हम 75 करोड़ को देंगे। आपने ये नहीं कहा, आपने सीधे 5 साल के लिए। 2 चीजें बताना चाहता हूं आपको। भ्रष्टाचार की बात हुई ना, इसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, फर्जी लाभार्थी, फर्जी राशन लेने वाले। आपको होगा करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे थे। नाम क्यों कटे थे? कि वो लोग एग्जिस्टिंग नहीं करते थे और उनका राशन दूसरे लोग खा जाते थे, बड़े लोग खा जाते थे। उसको मोदी जी ने पहले तो ये किया, उनका नाम काटे। दूसरी बात, जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता है, जिन लोगों को मुफ्त राशन की आवश्यकता है, ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि देश में कोई आदमी भूखा नहीं सोए। अब इसी नैरेटिव पे आता हूं। जैसे महंगाई का एक नैरेटिव 2013-2014 में आप लोगों ने क्रिएट किया था, वैसे ही भ्रष्टाचार पर भी एक नैरेटिव यूपीए के अगेंस्ट गया था, जिसका खामियाजा यूपीए को भुगतना पड़ा। आप मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि उन भ्रष्टाचार के मामलों का अंत क्यों नहीं हुआ? क्या 10 साल काफी नहीं थे भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने के लिए? जैसे आप रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहते थे, रॉबर्ट वाड्रा के लिए आपने 2013-2014 में कितना कहा कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। अब 10 साल जब आपको पूरे हो रहे हैं, वो हमें जेल में तो नहीं दिखे। हाँ, मैं इसी पे आता हूँ। आप देखिए, सोनिया गांधी जी बेल पे, राहुल गांधी जी बेल पे, जो बड़े इनके नेता बेल पे हैं और कोर्ट के आदेश के हिसाब से। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल हो गए ना, अब देखिए एनडीए को 10 साल हो गए, क्या 10 साल में केसेस क्लोज नहीं हो सकते? अगर आपकी आरोप इतने पुख्ता थे और आपके पास चीजें थी तो मेरे ख्याल से उन केसेस में क्लोजर लग जाता। मैं ये इसी बात पर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं ईडी के ऊपर, इनकम टैक्स पर, भ्रष्टाचार पे, कि ये लोग कहते हैं कि विपक्ष पे ही कार्रवाई क्यों होती है, ये लोग कहते हैं। लेकिन आप एक देखिए कि जिस प्रकार से नोटों के अंबार बरामद हो रहे हैं, जिस प्रकार के ईडी की कार्रवाई में जो काला धन सामने आ रहा है, ये साबित करता है कि ये लोग इन्वॉल्व थे। पहली बात। दूसरी बात, कार्रवाई गणपति प्लाजा में एक रुक गई है। दूसरी बात और तो और स्वप्निल जी, इनको कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। अरे अरविंद केजरीवाल खूब आरोप लगाते थे, लेकिन आज उनके 2-3 मंत्री जेल में। ठीक है, मैं अनूप जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अनूप जी देखिए क्या हो रहा है कि लोगों का, मतलब मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं या तो जो आपके अपने हैं
या फिर आपके साथ खड़े होने का आडंबर भरते नजर आए, उन सबको आप में खामियां दिखी। आप देखिए शर्मिष्ठा मुखर्जी राहुल गांधी को एक ओपन लेटर लिखती हैं और ट्वीट कर सबको बताती हैं कि हमें तो सुना ही नहीं जाता है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमें राहुल गांधी से चाहिए। मैं कहने का मतलब ये कर रहा हूं कि आपने 2014 में देश का भरोसा खोया और अब आप जो आपके साथ खड़े उनका भी भरोसा खो रहे हैं। तो ऐसे में मोदी 3.0 एक पॉसिबिलिटी तो लगती है कि हो सकता है मोदी सरकार आ जाए, क्योंकि खामियां आप में है। देखिए स्वप्निल जी, कई चीजें होती है और जनता जो है परिवर्तन चाहती है, हर जगह परिवर्तन होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आज का जो मूल मुद्दा है मैं उसकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि आपने गरीब से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की, महंगाई के मुद्दे पर बात की, दाल के मुद्दे पर आपने चर्चा की। ये जिस तरह की बातें करते हैं, 2014 में जब ये इनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के अंदर क्या था? और मैं कहता हूं भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। कोयले का मैंने आपको उदाहरण बताया, नहीं लेकिन बल्कि अनूप भाई देखिए, अनूप जी है क्या कि जैसे मान लीजिए आप जब बोलते हैं महंगाई है, तो महंगाई यूपीए के समय में भी थी और चूंकि आप उससे पार नहीं पा पाए थे तो लोगों को आप में तारनहार नहीं दिखता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर आप में तारनहार नहीं दिखेगा तो वो आपको चुनेंगे क्यों? अगर तारणहार मोदी जी थे तो मोदी जी ने जो 2014 में दरें थी, किस किस की दरें कम करी, उन्होंने मैनिफेस्टो में जो बात की थी कौन सी कंप्लीट हुई? क्या 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? अपने शब्दों को रिफ्रेम करता हूं और मैं पहले इन शब्दों के लिए माफी मांग लेता हूं। मैं सभी आम पब्लिक से भी, आपसे भी और चेतन जी आपसे भी, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। अनु भाई, आपके कहने का मतलब ये हुआ ना कि लोगों को चुनने का 2 ही तरीका है, या तो आप अंधा राजा चुनिए या काना राजा चुनिए, है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं फिर आदमी अंधा राजा क्यों चुनेगा जब उसे पता है कि वो अंधा है? और मैं आपको अंधा राजा ठहरा रहा हूं क्योंकि इन अगर हमारे कार्यकाल की चर्चा करते हैं, हमारे कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो पूरे विश्व में रिसेशन था, उस परिस्थिति में हिंदुस्तान स्टेबल था। मेरी समझ में, आपकी जानकारी में ये सारी बातें होंगी और उस समय में भी देश ऊंचा, वो सारी चीजें हमने फेस की। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर ये सत्ता में काबिज हुए, सनातन की बात करने वाले, ये सनातन धर्म की बात करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, कोई सनातन से इनका संबंध नहीं, इनका सत्ता और धन से संबंध है, इनका देश के 50 उद्योगपतियों से संबंध है। सैन्य, जो देश की सैन्य शक्तियां हैं वो इनके इस उसमें कमजोर हुई है। हमारे पास जो संसाधन हमारी सेना के पास होने चाहिए, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या सबूत हैं, या आप कोई रैंकिंग वगैरह बता? मैं वही बताना चाह रहा हूं, एक बड़ा कदम उठाने में जब ये विपक्ष में थे तो माननीय मोदी जी कहते थे पाकिस्तान को, चीन को, लेकिन बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, उठाने लगते हैं। आपको बालाकोट याद होगा, आपको जो स्ट्राइक पाकिस्तान पे की गई वो याद होगा, उसमें तो खोट आप तुरंत निकाल। आपको ये भी याद होगा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन उसका इस तरीके से पिक्चराइजेशन नहीं हुआ जिस तरीके का पिक्चराइजेशन करना चाहते हैं। मैं तो आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अगर आपने कोई सामान सनातन के नाम पर और उस सामान को आप बेचेंगे नहीं तो फिर हम गलत कैसे हुए या देश गलत कैसे हुआ? किसने मना किया था आपको उन सामानों को बेचने? स्वप्निल जी, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब हो जाती है। ठीक है, सिर्फ मूल मुद्दों पर बात करें वाले शब्द पे आना चाहता हूं। आज के जैसा अनूप जी ने कहा, उसी से जुड़ा सवाल चेतन जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपने 2023, 2014, माफ कीजिएगा 2013 और 2014 में प्रोजेक्ट किया कि महंगाई से कौन बचा सकता है? मोदी जी बचा सकते हैं। महंगा पेट्रोल है, उसको सस्ता कौन कर सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का लाभ कौन दिला सकता है? मोदी जी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपने बताई, आपको 10 साल मिल गए। अब हो सकता है कि लोग मैक्स टू मैक्स एक बार और उनमें तारनहार देख लें, लेकिन 15 साल के बाद तो लोग आपसे पूछेंगे ना कि भाई इन 15 सालों में तो कुछ बदला ही नहीं। स्वप्निल जी, जनता का विश्वास ऐसे ही नहीं जीता जाता है। जब सक्षम नेतृत्व होता है
और देश की जनता के हित में काम करता है, देश की जनता के लिए राहत प्रदान करता है, तभी चुनाव परिणाम हमारे अनुकूल आते हैं। क्योंकि मतदाता कौन है? मतदाता इस देश की जनता ही है। और मतदाता तभी फैसला करता है किसी नेतृत्व को चुनने का जब उसको ऐसा लगता है। तो कह रहा हूं मैं ना, आ रहा हूं, उनको इसी बात देखिए, कर रहा हूं। अगर किसी में तारनहार नजर आ रहा है कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने का, और वो समस्याएं बनी रहे और वो व्यक्ति बनी रहे, तो एक समय के बाद वो छमित धूमिल होती है। मैं इसी बात पे आ रहा हूं। मैंने दोनों बात आपको क्लियर की है। महंगाई की बात आपने बार बार की। महंगाई को जिस प्रकार से नियंत्रित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार ने किया है, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। पूरे वर्ल्ड को आप देख लीजिए, पूरे विश्व में कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां पैदा हुई है, उसके तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो भारत की महंगाई दर बिल्कुल कंट्रोल में रही। और उसी का कारण था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हर व्यक्ति को छत, हर घर में नल, हर किसान सम्मान निधि, जिस प्रकार की राहत प्रदान करने का काम किया, उसी के कारण से मोदी जी को समर्थन भारत की जनता कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने सुरक्षा की बात की। देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना चाहिए, मैं समर्थक हूं। मोदी जी की कमियां निकालनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी के नाम पे राष्ट्र का विरोध तुम कब तक करोगे? सेना के अध्यक्ष को गुंडा किसने कहा था? बालाकोट स्ट्राइक पे किसने प्रश्न खड़े किए थे? ठीक है, मैं बार बार आता हूँ, मैं एक मिनट स्वप्न जी खत्म करता हूँ। इन सब कामों को जब मोदी जी कर रहे हैं तो केवल विरोध के नाम पर विरोध करें आप, लेकिन सेना का अपमान मत कीजिए, इस देश की जनता का अपमान आप मत कीजिए, भगवान राम का अपमान मत कीजिए आप, क्योंकि भगवान राम का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। 2 मिनट, मेरा सवाल ले लीजिए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अव्वल तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी देश की सेना पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने मुंह की खाई है। जब हमारी सेना के पास ढंग के इक्विपमेंट्स तक नहीं थे, तब किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे ऊपर निगाह उठाकर देख ले। तो आज तो फिर भी स्थितियां बहुत बेहतर हैं और बहुत सही दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आप सेना को अपने बयान से हटा लें। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर, वो ये कि आप अभी भी किस नैरेटिव को काउंटर कर रहे हैं? आप कास्ट नैरेटिव को काउंटर नहीं कर रहे, बल्कि कास्ट नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब भी ये नहीं लगता कि सोल फाइटर के तौर पर कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है? आपको अब भी ये लग रहा है कि हमें 20 लोगों की जरूरत है, हम उनको लेंगे तभी शायद हम फाइट में आ पाए? इस तरीके से आप सर्वाइवर ही दिख सकते हैं, लेकिन योद्धा नहीं दिख सकते। अनूप जी, आप कांग्रेस मजबूत थी, देश के हर हिस्से में कोने कोने में कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास आज भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, ये भ्रामक प्रचार करने में माहिर है। ये भ्रामक प्रचार कर सकते हैं, लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं, मूल मुद्दे से और मूल बात से देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, सत्ता हत्या सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का मकसद की बात करेंगे तो कांग्रेस कास्ट कैसे है? देश को बांटने की बात कौन करता है? संविधान में जब उल्लेख है कि देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन सभी का है, सभी धर्मों का समान सम्मान इसमें होना चाहिए। देश बांटने की बात नहीं कर रहे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। इसमें पिक्चराइजेशन करने का काम भारतीय जनता राजीव गांधी को भी लगता था करती है कि कास्ट की बात कर हम देश को बांटने की कोशिश करते हैं। आज कांग्रेस वही करने की कोशिश कर रही है, तो क्या देश को आप नहीं बांट रहे? कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस में आरोप निराधार है। ये आरोप जब आप कास्ट की बात करते हैं, ऐसे आरोप तो भाजपा में होने चाहिए। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमें हमारे संविधान में भरोसा है। हम कभी भी देश की एकता, अखंडता को जोड़े रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दे दी। इंदिरा जी और राजीव जी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, हम देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए लड़ते हैं। और कांग्रेस कभी सत्ता हथियाने के लिए इस स्तर पर नहीं आती कि देश को बांटे, ठीक है, देश के लोगों को बांटे। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपसे है। मैं देखिए, मैंने आज दिन भर की कार्रवाई सुनी है जो संसद में हुई। मैंने होम मिनिस्टर को भी सुना, उससे पहले के स्पीचेस को भी सुना, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच को भी सुना। मैं इतना तो समझ पा रहा हूं कि आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत तगड़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप उस नैरेटिव पे टिके रहे तो हो सकता है मोदी 3.0 एक बड़ी पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन क्या सचमुच श्री राम के नाम का फायदा बीजेपी लेना चाहती है? ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज का तो डे ही स्पेशली क्रिएट किया गया, एक दिन का जो एक्सटेंशन दिया गया वो बेसिकली आज का दिन क्रिएट किया गया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लिटरली मोदी राज में श्री राम मंदिर बना और ये सारी चीजें हाईलाइट कर संसद के पटल पर ताकि ये बयान तो वहां तो रिकॉर्ड होते हैं ना, रिकॉर्ड में लाने के लिए किए गए?
मैं इसी बात कर रहा हूँ। राम मंदिर का मुद्दा हम लोगों ने हमारे शुरू से घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हमने लिया था कि भाजपा की गवर्नमेंट आती है राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, उस दिशा में काम करेंगे। लेकिन कोर्ट में लड़ाई आपने नहीं लड़ी। लेकिन हाँ, मानता हूँ, मैं इसी बात हूँ, कोर्ट के निर्णय से हुआ, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ मैं, कोर्ट के निर्णय से हुआ है। लेकिन मेरे को दुख इस बात का होता है जब कुछ राजनीतिक दल राम मंदिर प्रतिष्ठा में जाने से ही कतराते हैं। क्यों कतराते हैं, उनकी वो जानते हैं उनको क्यों कतराते हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र राजनीतिक दल के कुछ चेहरे, ऐसा नहीं है कि बाकी कांग्रेस के चेहरे नहीं गए। मैं बता रहा हूँ, जब नेतृत्व ठुकरा देता है, सहज सम्मान दिया गया आमंत्रण और जाने से मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे इस राम मंदिर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। लेकिन हमारे कांग्रेस आमंत्रण देने वाले आप कौन हैं? आमंत्रण देने वाले आप कौन हैं? जाति की राजनीति नहीं करते। माननीय राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक तथ्य याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। प्रधानमंत्री जी ने परसों लोकसभा में उस चिट्ठी को उजागर किया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया था भारत के अंदर। उन्होंने कहा मैं आरक्षण से मैं बहुत दुखी हूँ, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने रहस्य उद्घाटन किया था लोकसभा के अंदर और विद एविडेंस किया था, चिट्ठी दिखाई थी उन्होंने। तो ये कांग्रेस में जो फर्क है, 2024 के लिए जनगणना की बात करती है, एक तरफ आरक्षण का विरोध करती है। खास बात यही है कि 2024 के लिए बीजेपी ने, एनडीए ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट पूरा तैयार कर लिया है। एक नैरेटिव भी पूरी तरह से सेट हो चुका है, एजेंडा भी तय कर लिया गया है। और खास बात यही है प्रधानमंत्री मोदी को जो अन्य राजनेताओं से अलग बनाती है वो ये कि वो जिस पिच पर खेलना चाहते हैं विपक्ष को उस पिच पर आना पड़ता है, लेकिन उस पिच के बादशाह प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। देखना होगा कि क्या कांग्रेस खुद को आज की डेट में इस एजेंडे को समझते हुए अपसेट कर सत्ता में लाने की जुगत बैठा पाती है, या फिर जो मोदी कह रहे हैं वो सही है कि मोदी 3.0 ही होगा और मोदी हैट्रिक मारेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।